गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हमने थर्ड चैप्टर लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा है। कंटिन्यूटी के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, 4 तक एग्जांपल हमने करे थे। आई होप आपने वो सभी एग्जांपल अच्छे से देख लिए हों एंड सबको समझ आ गए होंगे। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या पूछा है, एफ ऑफ जेड दिया हुआ है फंक्शन हमारा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एफ फॉर 0 0 इज इक्वल टू 0। हमें पूछा है कि ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड, मूल बिंदु कौन सा होता है? इन्होंने लिख दिया मूल बिंदु पर संतत नहीं है। अब हमें पता तो होना चाहिए मूल बिंदु ओरिजिन, मतलब z इज इक्वल टू 0 वाला मूल बिंदु पर संतत नहीं है, ये शो करना है हमें या सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करते हैं? कंटिन्यूस के लिए लिमिट उस फंक्शन पे वैल्यू के इक्वल। अब वैल्यू तो इन्होंने दे दी, फंक्शन की वैल्यू है 0 0 पर, मूल बिंदु पर निकालनी है। z इज इक्वल टू 0 मतलब समझते हो ना, x प्लस आयोटा वाई 0 कब होगा? x 0 y 0, 0 0 पर वैल्यू दे दी हमने 0। अब हमें देखना है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, देखो एक चीज़ तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करी तो उसकी लिमिट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तब भी हम कहेंगे संतत नहीं है। तो इसके लिए अब हमें लिमिट निकालनी है। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा ना x और y कैसे आ गए, फंक्शन तो यहाँ z लिखा है, बट अगर z की टर्म में लिखा होता फंक्शन, उसको हम z की जगह x प्लस आयोटा y लिख के सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमें z स्क्वायर दिया हुआ था, उसकी जगह कार्टेशियन फॉर्म को सॉल्व करके दिया होता तो भी कोई इशू तो नहीं था, दे सकते थे हम हमें ये भी, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही दे दी या कार्टेशियन में दे दे, है तो फंक्शन ही ना वही, सेम फंक्शन तो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा फंक्शन में। तो अब हमें सॉल्व करना है इसको, लिमिट निकालनी है हमें किसकी? लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z टेंस टू 0 मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x और y दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं। x और y क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा फंक्शन है x एंड y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी z टेंस टू 0 x y दोनों 0, मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना है हमें। डन। अब देखो लिमिट निकालने का मतलब हम कोई भी पाथ लें, 0 की तरफ जाने वाला कोई भी पाथ इक्वल ही आना चाहिए वैल्यूज़ की। हमने लिया अगर ये पाथ, ये होती है ना y इज इक्वल टू एक्स लाइन, हमने लिया अगर ये y इज इक्वल टू 2x, कोई भी पाथ लिया वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर इससे अलग अलग पाथ से वैल्यू अलग अलग आ रही है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो हम जनरल देखते हैं इन सब के लिए, y इज इक्वल टू mx ले लिया, अगर हमने ले सकते हैं ना, तो यहाँ हमने लिया y इज इक्वल टू mx, पथ की अनुदिश माना, पथ y इज इक्वल टू mx के अनुदिश z टेंस टू 0। मतलब अब हम इस पाथ की तरफ जा रहे हैं, ऐसे इधर से आ रहे हैं। mx, m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, x 2x 3x 4x। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, देखो x 0 की तरफ तो y भी 0 की तरफ, हमने पुट किया y की जगह mx अपॉन में x की स्क्वायर, y की जगह फिर mx की होल स्क्वायर। अब देखो सारी टर्म x की ही है,
तो यहाँ पे भी हम x की ही लिमिट लगाएंगे, क्योंकि y की तो 0 है माना, बट हमने y को x की टर्म में ही लिख दिया, तो लिमिट तो x की ही लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट ऑफ m x की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, क्या बचा 1 प्लस m स्क्वायर एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आया हमारा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 m अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखो m तो हमारा फिक्स नंबर था, एक कांस्टेंट, m हमारा अचर था, उसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती थी। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ मतलब हमारा वेरिएबल कौन सी है, x और y है ना हमारी वेरिएबल, तो यहाँ क्योंकि x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, m की वैल्यू तो हम कुछ भी रख रहे हैं, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, यही आएगी m अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारे m पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, जिसकी लिमिट थी ना m पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि अगर हम गए y इज इक्वल टू x की अनुदिश, तो लिमिट कितनी आएगी 1 अपॉन में 1 प्लस 1 1/2, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 2x की अनुदिश, लिमिट कितनी आएगी 1 अपॉन में 1 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी 2 अपॉन में 2 प्लस 2 स्क्वायर, 4 एक 5 2/5। अलग अलग m की वैल्यू पुट करने पर लिमिट हमारी अलग अलग आ रही है, मतलब ये तो पथ पर डिपेंड कर रही है हमारे। अगर इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से अलग अलग आएगी वैल्यू, इसका मतलब ये हमारा m पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। जो m पर निर्भर करता है तथा m की विभिन्न मानों के लिए विभिन्न मान ग्रहण करता है, मतलब m की वैल्यू अलग अलग देखी थी हमने, तो अलग अलग आई ना लिमिट। m के विभिन्न मानों के लिए विभिन्न मान ग्रहण करता है, या अलग अलग मान मिलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो। m के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, इसलिए क्या हुआ, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं है, सीमा का मान यूनिक नहीं है। एक ही लिमिट आए, यूनिक वैल्यू आए, तभी कहते हैं सीमा का मान यूनिक नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। किस पॉइंट पर, मूल बिंदु पर बात कर रहे थे हम, z इज इक्वल टू 0, मूल बिंदु पर फंक्शन था हमारा जो f ऑफ z की लिमिट या सीमा एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इक्वल की तो बात ही नहीं करेंगे, इसलिए नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, f ऑफ z इज नॉट कंटिन्यूस। डन। मतलब यहाँ हमें m पर निर्भर कर रही है, m की वैल्यू अलग अलग लें। ये एग्जाम्पल हमने देखा है, जैसे कि इसके लिए कि कैसे अलग अलग मान आ रहे हैं, तो अलग अलग आ रही है, इसका मतलब यूनिक लिमिट नहीं आ रही, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे हमने देखा था सेकंड एग्जांपल में, अलग अलग पथ के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रही थी, इस अक्ष से और इस तरह से जा रहे थे, अलग अलग वैल्यू आ रही थी। वैसे ही इसमें यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबसे अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो हमने ये देख लिया। अब या तो हम लिखते अलग अलग के अनुदिश कर करके देखते, y इज इक्वल टू एक्स 2x 3x, ये हमने जनरल ही लिख दिया, y इज इक्वल टू mx, उसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट आई है। अभी m की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आइडिया कैसे लगा कि हमने y इज इक्वल टू mx लिया। देखो ऊपर भी y है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी y, तो देखो अगर हमने y mx ले लिया, ऊपर x की स्क्वायर नीचे भी x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m बचेगा ना। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, इसलिए हमने ये m ले लिया। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में mx की जगह mx की स्क्वायर लें या m स्क्वायर x,
वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। सो हमें कंटिन्यूस निकालने के लिए एक और मेथड मिल गया, या कंटिन्यूस नहीं निकालने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए, एक तो हम लिमिट एग्जिस्ट ही ना हो, या तो जैसे यहाँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट हो लेकिन इक्वल ना हो, तो या तो हम y = mx लिख के देखते हैं। ये जनरल मेथड होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में वैसे ये काम कर जाता है। या तो ये लेके चलते हैं, अगर मूल बिंदु के अनुदिश जाना है तो z = 0 पर जाना है तो, या हमने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिया था x अक्ष के अनुदिश या y अक्ष के अनुदिश जाते हैं, ओके, तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं हम। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि 6th एग्जाम्पल तो नहीं है कोर्स में, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तो है ही नहीं हमारे कोर्स में। अब हम 7th एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7th एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, जीरोज ऑफ साइन जेड एंड कोस जेड आर रियल। किसी फंक्शन के जीरो होने का मतलब क्या होता है, मतलब जो फंक्शन के रूट्स होंगे वही उसके जीरोस कहलाते हैं, कि फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पुट करें कि हमें जीरो मिल जाए, वही रूट्स होते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स में रूट्स देखने हैं हमें साइन जेड और कोस जेड के। हमें साइन जेड एंड कोस जेड के रूट देखने हैं। साइन एक्स के रूट तो हमें पता है, साइन कोस एक्स के भी, बट अब यहाँ कॉम्प्लेक्स के लिए देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रूव करना है हमें कोस जेड और साइन जेड के शून्य वास्तविक होते हैं। शून्य मतलब जीरोस, वास्तविक रियल होते हैं। और जहाँ जेड क्या है, बिलोंग्स टू सी, यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में से। सेकंड हमें दिखाना है साइन ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू साइन Z1 cos Z2 प्लस cos Z1 साइन Z2। Z1 Z2 कहाँ से है, सी में से। आपको ये तो नहीं सोच रहा, ये तो वही प्रॉपर्टी है हमारी रियल में, साइन A + B साइन A डॉट कोस B प्लस कोस A डॉट साइन B। हाँ, बट यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स के लिए दिखानी है, वो हमारे रियल के लिए होती थी, यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स के लिए करनी है। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जीरो निकालने हैं साइन जेड और कोस जेड। जीरो का मतलब साइन जेड इज इक्वल टू 0 आए, जेड की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पर साइन जेड हमें 0 मिले। रूट्स होते हैं जीरो कि क्या वैल्यू पुट करें कि फंक्शन की वैल्यू 0, फंक्शन हमारा साइन जेड। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था साइन जेड के लिए हमने कुछ वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी, e⁻iota z माइनस e⁻iota z अपॉन में 2 iota इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू लिखी थी ना साइन जेड की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको इधर मल्टीप्लाई e⁻iota z माइनस ये मिल जाएगा। अब इसको इधर लिख दिया अगर हमने e⁻iota z, अब e⁻iota z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, e⁻iota z e⁻iota z मल्टीप्लाई, तो क्या मिला, ये क्या टर्म आई 2 iota z, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, e⁻0 मतलब 1, बट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻2k पाई आयोटा, k की वैल्यू 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। 1 को हम ये लिख सकते हैं e⁻2k पाई आयोटा। कैसे, देखो अगर आप देखना चाहो 2k पाई आयोटा क्या होता है, e⁻θ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही। अब देखो कोस साइन की वैल्यू n पाई पर 0 कब, x इज इक्वल टू n पाई, n पाई पर 0 होता है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है इंटीजर, यहाँ तो हमने फिर भी
इवन इंटीजर लिया है, ये तो 0। कोस 2 का मल्टीपल होता है जो क्या होता है वैल्यू 1, तो ये 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1, मतलब 1 की वैल्यू हम e⁻² के पाई आयोटा, k क्या है हमारा इंटीजर, या लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक, यही होता है। अब क्या मिल रहा है, e⁻² आयोटा z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा, दोनों इक्वल हैं, बेस सेम, तो पावर भी इक्वल होंगी जब दोनों इक्वल ही हैं। 2 आयोटा z किसके इक्वल हुआ, 2k पाई आयोटा। हमें निकालनी है z की वैल्यू, तो z कितना होगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, मतलब k पाई, k क्या था हमारा 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन, मतलब जब z की वैल्यू होगी हमारी k पाई, तब क्या होगा हमारा ये साइन z 0 होगा। बट हमें देखना है शून्य वास्तविक है। अब पाई तो हमारी रियल नंबर होता है, चाहे इरेशनल हो बट होता तो रियल ही है। k तो हम क्या ले रहे हैं इंटीजर ही, तो z क्या हो गया हमारा रियल नंबर, z बिलोंग्स टू r, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। इसका मतलब जो 0 थे साइन z के वो क्या होते हैं k पाई, मतलब वही रियल नंबर। मतलब हमें पता चल रहा है साइन x और कोस साइन z के 0 इक्वल ही होते हैं। यहाँ भी हमारे पास n पाई होता था ना, n इंटीजर, साइन z के लिए भी होते हैं हमारे k पाई, कॉम्प्लेक्स के लिए भी हमारे सेम ही 0 आ गए, तो शून्य वास्तविक। वैसे ही कोस z के लिए नहीं निकाल सकते, कोस z के लिए क्या करेंगे, कोस z इज इक्वल टू 0, कोस z को लिखा था हमने e⁻² आयोटा z प्लस e इनवर्स आयोटा z बाई 2, ये लिखा था। अब इसको 2 से 0 मल्टीप्लाई, e इनवर्स आयोटा z -1 था साथ में, अब आयोटा z से मल्टीप्लाई 2 आयोटा z माइनस e⁻0 मतलब -1, ये टर्म आई। अब देखो हमें क्या मिला, e⁻² आयोटा z इज इक्वल टू -1, मतलब -1.1 लिख सकते हैं। अब e⁻ आयोटा पाई की वैल्यू हमने बहुत बार करी है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन करी थी ना हमने, ये e⁻ आयोटा पाई +1 इज इक्वल टू 0, तो ये -1 कितना e⁻ आयोटा पाई, 1 की वैल्यू e⁻² पाई आयोटा, क्या हो गया 2k + 1 पाई आयोटा, k क्या है हमारा इंटीजर, मतलब भाई ये इसके इक्वल आ गया। अब z की कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 आयोटा z 2k + 1 पाई, z की वैल्यू आ गई पाई आयोटा, 2k + 1, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, मतलब k + 1/2 हमारा पाई आ गया, k बिलोंग्स टू इंटीजर, z की वैल्यू आ गई हमारी अब ये, मतलब k + 1/2 पाई पे, क्या ये भी क्या है रियल नंबर, ये रियल, z हो गया हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या। सो कोस z और साइन z दोनों के 0 क्या हो गए हमारे रियल नंबर। इसकी हमने बी पार्ट थोड़ा जल्दी में इसलिए किया है क्योंकि वही स्टेप्स तो हमारे वही ए पार्ट वाले ही है ना, जबकि ये करवा दिया क्योंकि वही हमें पता चल जाए -1 की वैल्यू e⁻ आयोटा पाई, हो गया ये बी। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला हमारा है नेक्स्ट बी पार्ट। हमें चाहिए, ये बी पार्ट नहीं था, मतलब कोस z के लिए था ये। अब हमें देखना है साइन ऑफ z1 + z2, इसको उसके इक्वल दिखाना है। अब
साइन के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमें पता है ना सबसे पहले उसी का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला साइन जेड के लिए ई रेस्ट टू पावर आयोटा जेड माइनस ई इनवर्स आयोटा जेड अपॉन में 2 आयोटा, ई रेस्ट पावर आयोटा Z1 प्लस Z2 माइनस ई इनवर्स आयोटा Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2 आयोटा, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा Z1 डॉट ई रेस्ट टू पावर आयोटा Z2 माइनस इसको माइनस आयोटा Z1 माइनस आयोटा Z2 अपॉन में 2 आयोटा, ये लिख सकते हैं ना। अब इसके ऊपर वापस वही फॉर्मूला ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा मतलब कॉस थीटा, ये लगा रहे हैं आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो सबसे पहले हमें साइन जेड के लिए जो फॉर्मूला पता है वो लिख लेते हैं। अब हमें ये पता है ना, हमें दिखाना क्या है, थोड़ा आइडिया लग रहा है, साइन Z1 और कोस Z2 चाहिए। अब इसको आगे ओपन करना पड़ेगा तभी साइन की टर्म आएगी हमारे पास। अब इसका ओपन करने का तो फॉर्मूला हमें पता है, तो पुट करते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन Z1 आयोटा Z2 कोस Z2 प्लस आयोटा साइन Z2 एंड दिस इसके लिए ई इनवर्स आयोटा थीटा। अब देखो आयोटा थीटा था तो प्लस, अगर होता यहाँ ई इनवर्स आयोटा थीटा तो कोस थीटा आयोटा, देखो थीटा को यहाँ थीटा ही लिखा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो यहाँ आयोटा की जगह माइनस आयोटा साइन थीटा, ई इनवर्स आयोटा थीटा की कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ हो गया माइनस कोस Z1 माइनस ऑफ आयोटा साइन Z1 डॉट इसको कोस Z2 माइनस ऑफ आयोटा साइन Z2 अपॉन में क्या है ये 2 आयोटा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे तो देखो आयोटा वाली टर्म थी ना जो, वो तो कैंसिल हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर वाली टर्म -1 माइनस +1 बन जाएगी ऐसे कुछ, तो सॉल्व करके हमें यही मिलेगा साइन Z1 कोस Z2 प्लस कोस Z1 साइन Z2। इतना तो खुद कर सकते हो ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, हर एक चीज़ तो स्टेप बाय हर एक कैलकुलेशन तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैलकुलेशन करके ये हो जाएगा। मतलब हमें प्रोसेस समझना था यहाँ पर कि क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने लिख दिया ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस दिस। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, जो हमें समझ आता है हम वो करते जाते हैं। अब इसके बाद हमें निकालना है साइन और कोस की टर्म में, बट ये तो ई की टर्म में है तो ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला पता है तो हमने सॉल्व कर दिया। अब जैसे यहाँ साइन के लिए है ना, अगर कोस के लिए होता कोस का फॉर्मूला ओपन, तब हम यहाँ पर कोस वाला फॉर्मूला लगा देते, ये वाला, उसके लिए कुछ वैल्यू आ जाती, कर सकते थे ना, सो ये हो जाता हमारा उसके लिए भी एक्सपोनेंशियल ओपन। सो हमने दिखा ये हमारे 7th एग्जाम्पल। सो हमारा जो लिमिट और कंटिन्यूटी थी उसके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। सो जैसे कि हम एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन देखें एक, एक्सरसाइज हमारी थर्ड ए, क्योंकि थर्ड चैप्टर है हमारा ये। हमारा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। थर्ड ए, हमें प्रूफ करना है ई रेज़ टू पावर मोड ऑफ ई रेज़ टू पावर जेड किसके इक्वल, ई रेज़ टू पावर एक्स के, मोड ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा जेड होगा इक्वल ई इनवर्स आयोटा वाई के।
अब कॉम्प्लिकेटेड सोच लग रहा होगा, आप सोच रहे होगे कैसे करेंगे इसका, ई की पावर का मॉड्यूलस तो हमें पता ही नहीं है। देखो ई रेज टू पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल मॉड्यूलस। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, अलग अलग इसका मॉड्यूलस। अब इसका मॉड्यूलस का मतलब ई रेज टू पावर एक्स का मॉड्यूलस एंड ई रेज टू पावर आयोटा वाई का मॉड्यूलस। ई रेज टू पावर एक्स अगर देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई दोनों रियल होते हैं, ई रेज टू पावर एक्स भी रियल। अब रियल टर्म का मॉड्यूलस तो वही होता है, ये हो गया हमारा ई रेज टू पावर एक्स। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है हमें ई रेज टू पावर आयोटा वाई का। अब इसको ई रेज टू पावर आयोटा वाई को क्या लिखते हैं हम, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इसका मॉड्यूलस कोस वाई मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रूट। बट कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई तो हमारे पास 1, और मॉड्यूलस करें ना तो +1 ही आएगा। हमने देखा था मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं होता, तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 आ गया हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स। यही तो हमें निकालना था, ई रेज टू पावर एक्स मतलब मॉड्यूलस ऑफ ई रेज टू पावर जेड आएगा हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, इसकी वैल्यू होती है 1, मॉड्यूलस ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा वाई की वैल्यू। मतलब वाई हमारे पास अगर कोई रियल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करें इमेजिनरी पार्ट से तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक रियल नंबर। रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड्यूलस निकालना है तो हमें रियल नंबर इनफैक्ट 1 मिलेगा। ओके सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट, ई रेज टू पावर आयोटा जेड। अब इसके लिए भी वही जेड को पुट किया एक्स प्लस आयोटा वाई। जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना है, जो चीज़ समझ आ रही है वही करो। ये तो हमें पता ही है ना, जेड की वैल्यू तो समझ आ ही रही है एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये भी समझ नहीं आ रही इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। नन जेड की वैल्यू तो हमें पता ही है, स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में देखी थी हमने एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा एक्स आयोटा डॉट आयोटा वाई मतलब आयोटा एक्स आयोटा स्क्वायर वाई माइनस -1 डॉट माइनस वाई मॉड्यूलस ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा जेड। डन। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है हमें, इस पूरे का मॉड्यूलस, इस पूरे का, तो ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डॉट ई इनवर्स वाई। डन। अब देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एंड ई इनवर्स वाई। अभी हम देख के आए थे वाई रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करके उसका मोड 1, ई रेज टू पावर एक्स भी तो रियल नंबर था, उसका मोड कितना आएगा, इसका मोड भी 1। इसका मत, और ये क्या था, रियल नंबर ही थी वाई, तो रियल नंबर का मॉड्यूलस तो वही होता है, मतलब 1 डॉट ई इनवर्स वाई का मॉड्यूलस। कितनी आ गई ये टर्म आ गई हमारी ई इनवर्स वाई। यहाँ आयोटा वाई नहीं आएगा, आपकी बुक में भी मिस प्रिंटिंग है, -y आएगा। डन। मतलब हमें क्या पता चला, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर था z, उसको मॉड्यूलस करें तो ई रेज पावर एक्स, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस करें तो ई इनवर्स वाई, और आयोटा से मॉड्यूलस मल्टीप्लाई करके किसी रियल नंबर का मॉड्यूलस तो 1 आता है। थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना देखने में, अगर देखा जाए रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तब तो 1 आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा, तब हमारी वैल्यू कुछ अलग आएगी।
डन। तो ये हमारे एक अच्छा रिजल्ट मिल गया और ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे बना सकते हो स्माइली, व्हाट्सएप पे बनाते हो ना आप लोग खूब। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मोड ऑफ ई रेज़्ड टू पावर जेड, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा जेड एंड मॉड्यूलस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एक्स या मॉड्यूलस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा कितना होता है, ये 1। डन। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अब आप बाकी क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो एक्सरसाइज के। इसमें वही पूछा है, लिमिट निकालनी है, कंटिन्यूटी निकालनी है। लिमिट हमने एग्जांपल्स देखे हैं, उन्हीं के बेस पे आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। वैसे एग्जाम्स में नहीं आते ये कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कुछ खास, बट ये प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि जितने आप नया कॉन्सेप्ट ट्राई करोगे, नए क्वेश्चंस ट्राई करोगे, उतनी प्रैक्टिस होगी। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कुछ अलग था ना, जो रियल एनालिसिस में पढ़ा था उनसे कुछ नई चीज़ें सीखी है हमने, एंड इनफैक्ट कुछ चीज़ें तो हमने वहीं से डायरेक्ट ही ली है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।